बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम अंग्रेजी जुबान क्यों नहीं बोल पाते। हम देखते हैं कि कोई भी जुबान अगर किसी बच्चे को सिखानी हो तो जो उसकी वालदा है, जो उसकी माँ है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो 2 या 2.5 या 3 साल के अरसा में दुनिया की चाहे वो कितनी भी मुश्किल जुबान हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो बच्चे को सिखा देती है और बच्चा वो जुबान बड़ी आसानी के साथ बोलना शुरू कर देता है। वो अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अपना जो भी उसके अंदर दिल में है वो कन्वे कर सकता है, अपना पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है, उसे सुन सकता है और वक्त के साथ साथ उसमें पुख्तगी आती जाती है। लेकिन हम जो गैर अंग्रेज है, मैं जो नॉन नेटिव है उसकी बात कर रहा हूं, नॉन नेटिव स्पीकर्स। अब ये 2 तरह के हैं, एक तो नेटिव स्पीकर्स हैं और जो दूसरे हैं वो नॉन नेटिव हैं। जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा अंग्रेज, क्योंकि हम अंग्रेजी जुबान सीख रहे हैं, और जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं उनको मैं गैर अंग्रेज जो है उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। वो लोग जैसे हम पाकिस्तानी हैं या अफगानी हैं, कश्मीरी हैं, या हम श्रीलंका के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, भारत के लोग हैं, जब वो अंग्रेजी जुबान सीखते हैं अपने स्कूल में जाके, असातिज़ा उन्हें सिखाते हैं 14 साल के बाद भी, या 16 क्लासेस जो हैं जमातें पास करने के बाद, या लोग पीएचडी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो एक एतमाद नहीं आता जिस तरह एक अंग्रेज शख्स अंग्रेजी बोल लेता है। और वही जुबान अगर एक अनपढ़ माँ जो है वो अपने बच्चे को सिखाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल के अरसा में उसे बिल्कुल ऐसा बना देगी कि जैसे बाकी लोग जो हैं, नेटिव स्पीकर जो हैं, मुकामी लोग जो हैं, जैसे जुबान जो है वो बोल लेते हैं। तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जुबान नहीं सीख पाते? उसकी सबसे पहली जो रीजन है, बहुत सारी वजूहात थी, मैंने इनको मुख्तसर किया है, सिर्फ जो बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहली चीज जो है इसको मैं कहूंगा मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। पहले तो हम ये बात जहन में रखें कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या तो दोनों लोग नॉन नेटिव हैं यानी गैर अंग्रेज हैं, जैसे 2 पाकिस्तानी आपस में बात करना चाहते हो अंग्रेजी में, तो उनको कौन से मसाइल का सामना है? या फिर यह है कि एक शख्स गैर अंग्रेज है जैसे पाकिस्तानी और दूसरा नेटिव मुकामी शख्स यानी अंग्रेज है। इन दोनों के साथ जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं। अगर हम नेटिव स्पीकर के साथ बात करना चाहें यानी अंग्रेज के साथ बात करना चाहें तो उसका जो तलफ्फुज है, उसकी जो अदायगी है, हमें उसकी बड़ी मुश्किल से समझ आती है। उनकी रवानी बहुत ज्यादा है, वो तेजी से जुमलों को अदा कर जाते हैं। हमें जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है तलफ्फुज उनसे बहुत मुख्तलिफ होता है। और अगर हम जो गैर अंग्रेज हैं आपस में बात करते हैं उनको कौन से मसाइल का सामना करता है, ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो दोनों में अगर हम अंग्रेज से बात करें या गैर अंग्रेज से बात करें, सबसे पहली जो चीज है ना वो मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं, कि हम ऐसे लफ्ज अदा करते हैं कि जिनका तलफ्फुज ठीक नहीं होता। तो जो हमारे सामने जिससे हम कलाम है उसको हमारी बात की जल्दी समझ नहीं आती, या फिर जो अंग्रेज है उनका तलफ्फुज हमसे मुख्तलिफ है और हमें समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल जो है वो पेश आती है। तो ये सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला है जो हमारे बोलने में रुकावट आता है वो प्रोनाउंसिएशन आप कह सकती हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो कि अगले शख्स को हमारे लफ्ज की समझ आ जाए तो मेरा ख्याल वो काफी है। अगर तो आपने लफ्ज की अदायगी इतनी गलत कर दी है कि अगले शख्स को हमारे लफ्ज की समझ ही नहीं आई तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। अगर आप इब्तदाई सीखने वाले नहीं हैं और आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ठीक तो नहीं आती, और हमेशा बात याद रखिए कि कभी भी हम जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, जितनी भी मशक कर लें, हम जो मुकामी लोग यानी अंग्रेज हैं उनकी तरह की अदायगी और उनकी तरह का जो तलफ्फुज है उसे हासिल नहीं कर सकते। उसको हासिल करने के लिए आपको एक वक्त जो है उनके इलाके में गुजारना पड़ता है।
और ये प्रोनाउंसिएशन जो है आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप अदायगी जो है वो करीब करीब कर लेते हैं, और ये मसला जो है वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब मसला जो प्रोनाउंसिएशन है, मैं साथ साथ इनकी जो मसाइल हैं उनको हल कैसे किया जा सकता है, अगर हमें अदायगी ठीक से नहीं करनी आती तो हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुकम्मल तौर पे अबूर कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने जिनकी अंग्रेजी अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान के जो मजहबी स्कॉलर हैं या सियासतदान हैं जो अंग्रेजी में बात कर रहे हों, मुकम्मल तौर पे अंग्रेजी ही में बात कर रहे हो, जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे चैनल हैं आप उनको सुन सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के यूट्यूब के चैनल हैं, वहां पे लोग अगर मुकम्मल तौर पे अंग्रेजी बोलते हैं तो आप उनको सुने। सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप किसी भी स्कॉलर को, किसी भी ओरेटर को, किसी भी मुबल्लिग को जो अंग्रेजी बोलता है, मिसाल के तौर पे ताहिरुल कादरी साहब हैं, साकिब रजा मुस्तफाई साहब हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, आप इनकी तकारीर सुने। और बहुत सारी तकारीर सुनने की बजाय आप एक छोटा क्लिप लें, उसको बार बार सुने। उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो अंग्रेज लोग हैं जैसे बराक ओबामा है, आप उसकी तकारीर सुने। यानी कि पहले आप जो अपने नेटिव लोग हैं उनको सुने और फिर उसके बाद बाहर के अंग्रेज लोग हैं फिर आप उनको सुने। इस तरह आपके जो अदायगी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी रुकावट जब हम अंग्रेजी बोलते हैं वो है वोकैबुलरी। इसको मैं कहूंगा जखीरा अल्फाज। अब आप किसी से बात करते हैं, हो सकता है आपने वो लफ्ज पहले पढ़ा हो लेकिन उस वक्त आपके जहन में नहीं आ रहा होता, यानी कि जो वोकैबुलरी है जब कम पड़ जाती है तो हमें बोलने में एक दुश्वारी पेश आती है। अब हम वोकैबुलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका सबसे बेहतरीन हल वोकैबुलरी को बढ़ाने का ये है कि आप अखबार पढ़ें, यानी न्यूज़पेपर। इसकी आदत बनाएं। जरूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर खरीदें, वेबसाइट पे जाके जो ऑनलाइन ई पेपर पढ़े हैं अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे डॉन है आप उसको पढ़ सकते हैं, लाजमी नहीं आपने पूरा अखबार पढ़ना है, आप थोड़ा सा पोर्शन पढ़ें, उसमें जो नए लफ्ज आते हैं उसको अपनी कॉपी में या अपनी डायरी में लिखते जाएं। इस तरह आपकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती जाएगी। वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, आप कोई एक ब्लॉग साइंस के हवाले से है, सेहत के हवाले से है, आप मालूमात के हवाले से है, उनको जाके आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो ब्लॉग है ये मेरे लिए अच्छा है। आपको सबसे पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि आप किस मरहले में हैं। आप बहुत इब्तदाई सीखने वाले हैं या आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं लेकिन आपके मसाइल जो हैं वो थोड़े हैं, उस लिहाज से आप ब्लॉग जो हैं उन ब्लॉग्स की मदद से आपकी वोकैबुलरी जो है उसमें इजाफा होगा। इसी तरह आप जब स्कॉलर्स को सुनेंगे या आप मूवीज जो हैं वो देख सकते हैं इंग्लिश की, जिस भी आप मुल्क को जो है वो फॉलो करते हैं, चाहे वो आप बरतानिया की अंग्रेजी को चाहे अमेरिका की अंग्रेजी को, दोनों में से उनकी आप मूवीज देख सकते हैं। इस तरह आपके जो जखीरा अल्फाज हैं वो बढ़ते जाएंगे। इनकी एक आप डायरी बनाते जाएं और उनको हर हफ्ते के बाद यानी इतवार के बाद या जुम्मे को या इतवार को कोई भी एक दिन रखें, उनको दोबारा आप दोहरा लें। इसके अलावा यह है कि जो लफ्ज आपको आते हैं उनके मुतरादिफ अल्फाज वो आप नेट से ढूंढें, अपने मोबाइल से ढूंढ सकते हैं या गूगल में जाके वो लफ्ज लिखें, साथ उसके लिखें कि उसका सिनोनिम क्या है, तो आपको बहुत सारे उस लफ्ज के मुतबादल लफ्ज आएंगे। इस तरह आपकी वोकैबुलरी जो है उसमें इजाफा होता जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते वो है बीइंग अफ्रेड ऑफ। मेकिंग मिस्टेक्स। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा अहम है। हम जब भी गैर अंग्रेज जैसे दो पाकिस्तानी आपस में बात करते हैं, चाहे सामने वाले को ठीक से अंग्रेजी आती हो कि ना आती हो, जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सामने सभी बैठे लोग जो हैं वो आपका एक मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारे लोग खौफ ज़दा रहते हैं और वो बोलने की कोशिश ही नहीं करते। और जब आप किसी चीज की मश्क नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो वो कभी भी नहीं आपको आ सकेगी। सबसे पहली जो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा अहम है वो यही है कि आप डरते हैं कि गलती हो जाएगी। तो इसका हल क्या है कि आप सबसे पहले ये करें कि कोई आप स्कॉलर को सुना,
कोई आपने वीडियो क्लिप देखा, कोई मूवी देखी आपने, उसमें जो एक पोर्शन है उसको लिख लें, उसको याद करें, फिर उसकी अकेले मशक करें। कमरे में कोई नहीं है, जैसे एक बंदा एक्टिंग करता है या एक तकरीर करता है, आप अकेले उसको करें और ये आपकी एक मशक होगी। उसके बाद आप क्या करें कि कोई एक दोस्त बनाएं, कोई पार्टनर हो जो दिलचस्पी रखता हो और दोनों को इस बात की समझ हो कि अगर गलती होगी तो हमने एक दूसरे का मजाक नहीं बनाना। आप बच्चों के साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी बच्चों को आपकी अंग्रेजी की समझ नहीं आ रही होगी लेकिन आपकी मशक हो रही होगी। तो जो तीसरी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, वो हमारे अंदर एक खौफ है। आप अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें कि जब हमने एक चीज सीखनी है, सीखने में कोई शर्म नहीं। आप गलती करेंगे तो गलती से सीखेंगे और आप इस तरह करेंगे, एक छोटा सा ग्रुप बना लें, कम से कम 2 लोग तो हों। आप कोई ऐसा दोस्त ढूंढ लें जो शौक रखता हो कि जिसने अंग्रेजी बोलनी है, आप उसके साथ बोलें। वो बिल्कुल ना ये शर्माएं कि आपने क्या बोला है, कैसे बोला है। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जहन जो है वो एक खुदकार तरीके से आपको जो है वो जखीरा अल्फाज भी मुहैया करना शुरू कर देगा और आपकी मदद भी करना शुरू कर देगा, जिससे आपके अंदर एक खुद एतमादी जो है वो पैदा होगी। उसके बाद जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो 2 चीजें जो हैं, एक मैं कहता हूं हेट्रोनिम्स, एक है होमोनिम्स। ये 2 तरह के लफ्ज हैं जिनकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जो हेट्रोनिम्स हैं वो ऐसे लफ्ज हैं जिनके स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उनको हम अदा भी मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। जब हम मुख्तलिफ तरीके से अदा करते हैं तो उनके जो मानी हैं वो बदल जाते हैं। अगर मैं हेट्रोनिम्स की मिसाल लिखूं तो एक लफ्ज है LEAD, इसको हम लीड पढ़ें तो इसका मतलब है टू गाइड, किसी की रहनुमाई करना। और अगर इसी लफ्ज को मैं लेड पढ़ूं तो ये मेटल है, एक धात है, भारी धात है, ठीक है। अब इस लफ्ज को हम लिखते एक ही तरह है लेकिन इसकी अदायगी जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह जैसे एक लफ्ज है वूंड, WOUND, इसको अगर मैं वाउंड पढ़ूं तो टू वाइंड जो है, यानी वाइंड जो वर्ब है ये उसकी दूसरी फॉर्म है, उसकी दूसरी फॉर्म है। तो इसको मैं वाउंड पढ़ूंगा, किसी चीज को लपेटना। और अगर मैं ये जख्म के लिए इस्तेमाल करूं, इंजरी के लिए इस्तेमाल करूं तो इसे हम वूंड पढ़ेंगे, लफ्ज सेम रहेगा। ये हेट्रोनिम्स हैं, इसकी वजह से भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स ये हैं कि 2 लफ्ज जो हैं उनकी अदायगी तकरीबन एक जैसी है लेकिन वो लिखे मुख्तलिफ तरीके से जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सन और इसी तरह SON, सन, दोनों सन हैं और दोनों के जो मानी है वो मुख्तलिफ हैं, जैसे ये सूरज और ये बेटा। इसी तरह आप वीक और वीक, दोनों लफ्ज हैं उनकी अदायगी तकरीबन एक जैसी है लेकिन उनके मानी भी मुख्तलिफ हैं और उनका हम जो स्पेलिंग है वो भी मुख्तलिफ है। इस तरह बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं कि जो लिखने में उनके स्पेलिंग मुख्तलिफ है लेकिन अदायगी एक जैसी। अब इसका यह है कि जब जो जुमला है वो हमें बताता है कि इसका मानी जो है हम वहां पे क्या लेंगे, ये भी आप मश्क करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चलेगा। अब इसका एक और तरीका भी है कि आप नेट पे जाएं, हेट्रोनिम्स और होमोनिम्स जो है उनकी एक लिस्ट बनाएं, अपनी डायरी में उन्हें लिख लें और आपको ये पता हो कि ये 2 मुख्तलिफ लफ्ज जो हैं इनको या तो अदा मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है या अदा एक तरीके से किया जाता है और उनके मानी जो है वो मुख्तलिफ हैं। फिर आपके जहन में बात होगी और जब वो किसी जुमले में आएंगे तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि इस जगह पे इस लफ्ज का ये वाला मानी जो है वो बनता है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स और इडियम जो हैं इनकी वजह से भी आपको अंग्रेजी जुबान जब आप किसी से सुनते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको समझ नहीं आती कि वो लफ्ज जो है वो उसका उस जगह पे क्या मानी है। ये आपको काफी मशक करने के बाद, ये चीजें सीखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं। मैंने इडियम्स पे को बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, फ्रेजल वर्ब पे अभी वीडियोस नहीं बनाई। फ्रेजल वर्ब भी आप रोज के 4-4, 5-5 करके जो है वो सीख सकते हैं। फ्रेजल वर्ब में अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं लिखूं कम, वर्ब हो तो हम लिखेंगे टू कम, तो इसका सबको मानी पता है यानी आना। और अगर इसी को मैं कम अक्रॉस कर दूं, अगर मैं इसको कम अक्रॉस कर दूं तो इसका मानी जो है वो बदल चुका है। इसका मानी यहां पे होगा बम्पिंग इनटू अ समवन।
یعنی کہ کسی سے اچانک ٹکراتے ہوئے بچنا یا ٹکرا جانا اچانک، وہاں پہ ہم کم اکراس کا جو ہے، یا کسی شاپنگ مال میں آپ اچانک کسی سے ملاقات ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے فریزل ورب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ فریزل ورب جو ہیں یہ آپ کے لیے بولنے میں اور سمجھنے میں یہ بھی دشواری پیش کرتے ہیں۔ اب میں نے یہ جو 5 چیزیں بیان کی ہیں یہ بہت اہم ہیں، اگر آپ صرف ان کو ماسٹر کر جاتے ہیں، صرف ان کو آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ بہت اچھا بولنا شروع کر دیتے ہیں اور انگریزی آپ بہت اچھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو چھٹی چیز ہے وہ ہے گرامر۔ اگر آپ کو گرامر پہ عبور حاصل نہیں ہے تو آپ کے لیے جملے بنانا بھی مشکل ہے، اور اگر کوئی شخص جملہ بولتا ہے تو آپ کو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ابتدائی سیکھنے والے ہیں تو آپ کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو پہلے سیکھنا چاہیے، جیسے is، am، are، was، were، پھر would ہے، should ہے، ان کے استعمالات جو ہے وہ آپ سیکھیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ٹینسز ہیں، آپ کو ٹینسز جو ہے وہ آنے چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی انگلش بولنی ہے تو گرامر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جب آپ ٹینسز سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی عادت بنائیں کہ آپ نے روز 1 یا 2 گرامر کے رول نئے سیکھنے ہیں، کوئی بھی گرامر لے کے رکھ لیں۔ اور ہائی سکول انگلش گرامر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور بڑی مختصر ہے، ایکسفورڈ والوں کی انگلش کی گرامر ہے وہ، اور اگر آپ میرے فیس بک کے پیج پہ میسج کریں گے تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپ کو سافٹ کاپی سینڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگر یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کریں گے آپ کو یہ بھیج دی جائے گی سافٹ میں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تقریباً 50 ویڈیوز پہ مشتمل ایک انگریزی زبان کو سیکھنے کے لیے کورس ترتیب دیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابتدائی جو ہے انگریزی سیکھنے والے ہیں۔ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں شاید یہ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہ مددگار ثابت ہوگا، اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یا جیسے جیسے ایڈٹ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ اور اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔